गुड मॉर्निंग गाइस। क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 तक हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर लिया था। सो क्वेश्चन नंबर 43 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। MP Limited issue a new series of bond on 1st January 2010। 1st जनवरी 2010 को MP Limited ने एक न्यू सीरीज का बॉन्ड इशू किया। द बॉन्ड वर सोल्ड एट पार, जो कि बॉन्ड है वो सोल्ड एट पार पे इशू किया। हैविंग अ कूपन रेट, जिसका कूपन रेट 10% पर एनम है। कूपन रेट 10% पर एनम। मैच्योरिटी ऑन 31 दिसंबर 2025, जिसकी मैच्योरिटी 25 में है। कूपन पेमेंट्स आर मेड सेमी एनुअली, जो कूपन पेमेंट्स है वो सेमी एनुअली पेमेंट करी जाती है 30 जून को और 31 दिसंबर ईच ईयर। डेट मीन्स कि कूपन रेट 10% आपका एनुअली है, तो 5% तो जून को दे देते हैं, बाकी का रिमेनिंग 5% 31 दिसंबर को देते हैं हर एक साल। एज्यूम दैट यू परचेज एन आउटस्टैंडिंग एमपी बॉन्ड। आपको ये बॉन्ड खरीदना है, बट आउटस्टैंडिंग मतलब ये इशू हो चुका है और आपको ये बॉन्ड खरीदना है ऑन 1 मार्च 2018 को बॉन्ड खरीदना है। व्हेन द गोइंग इंटरेस्ट रेट वाज 12%। उस टाइम जिसका इसका इंटरेस्ट रेट कितना था, 12% था। तो यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट व्हाट वाज द वाई टी एम हेल टू मैच्योरिटी ऑफ एमपी लिमिटेड बॉन्ड। तो वाई टी एम निकालना बहुत आसान है। पहले वाई टी एम बता देता हूँ, फिर सेकंड पार्ट थोड़ा सा लॉजिकल है। तो वाईटीएम का तो आपका फार्मूला वही कि अपने इंटरेस्ट कूपन रेट पे कितना कमाया प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस इन्वेस्टमेंट कितनी थी और नंबर ऑफ द ईयर, फिर उनका इन्वेस्टमेंट का एवरेज। बट यहाँ पे लॉजिक की बात यह है कि इशू प्राइस आपका 100 है, वो इशू प्राइस आपका 1000 है और रिडीमेबल वैल्यू भी आपकी 1000 है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट भी करोगे तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसका सेकंड फार्मूला जो इसी का एक्सटेंशन है, इंटरेस्ट अपॉन में प्रिंसिपल। तो इंटरेस्ट जो है आप कहोगे कि सर इंटरेस्ट तो सेमी एनुअली है, तो एक 30 जून को 50 रुपये का इंटरेस्ट देते हैं 5% के हिसाब से, और 31 दिसंबर को 50 रुपये का इंटरेस्ट देते हैं 5% के हिसाब से 1000 रुपये पे। तो 50-50 आपके एक साल में 100 रुपये कंपनी पे कर देती है एमपी लिमिटेड। तो 100 रुपये का आपका इंटरेस्ट हो गया, प्रिंसिपल अमाउंट 1000 का था, तो आपका वाई टी एम 10% आ जाएगा। यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 हमारा कंप्लीट होता है। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है, व्हाट अमाउंट यू शुड पे टू कंप्लीट द ट्रांजेक्शन। देखो आपको 1 मार्च 2018 को आपको बॉन्ड खरीदना है। तो 1 मार्च 2018 के बाद बॉन्ड का जितना इंटरेस्ट आना होगा उसका प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लो और आपको पता चल जाएगा कि आपको कितने रुपए देने हैं। ऑफ द अमाउंट हाउ मच शुड एक्रूड इंटरेस्ट, और उसके अंदर कितना एक्रूड इंटरेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप 1 मार्च 2018 को बॉन्ड परचेज करते हो तो आपको इसके अंदर जनवरी और फरवरी 2 मंथ का इंटरेस्ट एक्रूड होगा, तो उसके भी पैसे आपको देने होंगे ना। हाउ मच शुड रिप्रेजेंट बॉन्ड बेसिक वैल्यू। दैट मीन्स कि 31 मार्च को आप जब बॉन्ड परचेज करोगे तो उसके अंदर कहीं ना कहीं एक्रूड इंटरेस्ट वाला पार्ट भी होगा और एग्जैक्टली बॉन्ड का बेसिक वैल्यू भी होगा। और ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने के लिए इन दोनों का सम, कि ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने के लिए आपको 1 मार्च 2018 को कितने रुपए पे करने होंगे इंक्लूडिंग एक्रूड इंटरेस्ट। सो गाइस हम इसको टाइमलाइन से समझते हैं। सबसे पहले देखो गाइस, यहाँ पे है आपका 30 जून 2018। देखो 30 जून 2018, और आपको जो बॉन्ड परचेज करना है वो 1 मार्च 2018 को परचेज करना है। तो 30 जून 2080 से हम कैलकुलेट करते हैं। तो 30 जून 2080 से आगे आपको 30 2018 पे पहले कैलकुलेट करते हैं, फिर हम 1 मार्च 2018 पे आ जाएंगे। तो पहले 30 जून 2018 को हमें कितना इंटरेस्ट, अगर हम 30 जून 2018 पे खड़े हैं तो आगे आने वाले टाइम में कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो देखो 30 जून से आपका 6 मंथ 31 दिसंबर बनता है 2018 का। तो 31 दिसंबर 2018 से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक आपके 7 ईयर होते हैं। तो यहाँ पे 6 मंथ हो गया और ये आपका 7 ईयर हो गया, और आप इंटरेस्ट पे करते हो सेमी एनुअली। डेट मीन्स कि ये 7 ईयर हो गया, तो इसको मैं क्या 14 पीरियड मान सकता हूँ कि हाँ ये 14 पीरियड हो गए, और एक पीरियड है आपका ये 6 मंथ का हो गया। तो टोटल ओवरऑल 15 पीरियड हो गए, जहाँ पे आपको 50 रुपये हर एक 6 महीने के बाद मिलेंगे 15 बार। तो ये 50 रुपए की
प्रेजेंट वैल्यू 6% के हिसाब से, क्योंकि 12% का इंटरेस्ट रेट है, लेकिन पीरियड आपने हाफ कर दिया है तो आपका इंटरेस्ट रेट भी हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पर 6% का इंटरेस्ट रेट हो गया। तो ये 50 रुपये का 50 रुपये आपको 30 जून को 30 जून के बाद से आपको 50 रुपये आपको 15 टाइम मिलेंगे। तो 50 रुपये तो आपको ये 15 टाइम मिलेंगे। तो ये 15 टाइम इसकी प्रेजेंट वैल्यू प्लस एंड में आपको मैच्योरिटी भी वैल्यू मिलेगी। तो मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगी 1000 जितने की इन्वेस्टमेंट करी थी, तो उसका भी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लोगे। तो 30 जून 2018 को आप जो शेयर अगर खरीदोगे, अब हालांकि क्वेश्चन ने हमें 1 मार्च का है, हम वहां आते हैं, पहले 30 जून तक निकाल लेते हैं। तो 30 जून 2018 को उस बॉन्ड की वैल्यू 902 रुपये 60 पैसे थी। जबकि इसमें एक और बात हम कंसीडर करते हैं, नाउ द परचेजर विल रिसीव द इंटरेस्ट ऑफ द पीरियड 1 जनवरी 2018 टू 30 जून, दैट इज ₹50 ऑन 30 जून। देखो 30 जून को जितना भी इंटरेस्ट मिलने आने वाले टाइम का अगर इंटरेस्ट मिलेगा तो उसको हमने प्रेजेंट वैल्यू से कन्वर्ट कर दिया आज की वैल्यू में। लेकिन 30 जून को आपको ये बताओ पिछले 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा, तो उसको तो प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो इस 30 जून को जो पिछला 6 महीना था उसका भी इंटरेस्ट मिलेगा आपको। तो इस 30 जून को ये जो पिछला 6 महीने का इसका 50 रुपये मिलेगा, बाकी के आने वाले जो 50 रुपये थे उसको हमने प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया। तो 30 जून को आपको 902 रुपये 60 पैसे तो मिलने ही थे, प्लस 50 रुपये आपको प्रीवियस 6 महीने के भी मिलेंगे। तो एग्जैक्टली आपको 30 जून को जो परचेजर है, परचेजर जो रिसीव करेगा वो अगर परचेजर ने बॉन्ड खरीद रखा है तो वो 952.60, एक बॉन्ड की ओरिजिनल वैल्यू 952.60 रुपये उसे मिलने चाहिए। अब ये तो 952.60 ये 30 जून का है, लेकिन हमें जो बॉन्ड खरीदना है वो बॉन्ड खरीदना है 1 मार्च का, 1 मार्च का। तो प्रेजेंट वैल्यू एज ऑन 1 मार्च 2018, अब 952.60 ये आपका जून की वैल्यू है, तो इसको हम मार्च तक कैलकुलेट करके ला सकते हैं। तो एज अमाउंट रिसीव ऑन 30 जून को 952.60 मिल रहा है। और 12% के एनुअली से करें तो 4 महीने पहले, क्योंकि 30 जून से 1 मार्च आपका 4 महीने पहले आते हैं, तो 0.12 में 4/12 आपको इसको 4 मंथ का निकालना होगा। तो ये 4 मंथ का निकालोगे तो इसकी कैलकुलेशन 952.60 जो कि मैंने यहाँ लिख रखी है, 952.60 अपॉन में 1 प्लस 0.04 आ जाएगा। अगर इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे तो ये 0.96154 आ जाएगा, और जो कि आपके 1 मार्च को आपको 915 मतलब 915 रुपये 96 पैसे देने पड़ेंगे उस बॉन्ड के लिए। अब इसमें एक्रूड इंटरेस्ट का पार्ट कितना है, तो आप एक देखिए कि उसके अंदर 2 महीने का इंटरेस्ट इंक्लूड है, ये बात आपको पता है। तो 1000 रुपये पे 10% के हिसाब से 2% का इंटरेस्ट बनता है 16 रुपये 67 पैसे। तो हैंस 915.96 पे टू कंप्लीट ट्रांजेक्शन। आपको ट्रांजेक्शन कंप्लीट करने के लिए तो 915 रुपये देने हैं, जिसमें से 16 रुपये 67 पैसे तो आपके अक्रूड इंटरेस्ट के हो गए, कि 2 महीने का अक्रूड इंटरेस्ट है वो तो पेमेंट करनी है। एंड 899.29 रिप्रेजेंट द बॉन्ड बेसिक वैल्यू, जो क्वेश्चन ने पूछा था। तो आपके बॉन्ड की जो बेसिक वैल्यू है, ये जो बैलेंस आया है 915 में से 899.29 आपकी बॉन्ड की बेसिक वैल्यू हो गई। सो गाइस, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 43 की बात करूं तो इसमें सेकंड पार्ट इंपॉर्टेंट है, और इसमें आपको 1 जनवरी 2018 का बॉन्ड की वैल्यू निकालनी है। लेकिन आप एकदम से डायरेक्ट 1 जनवरी 2018 की बॉन्ड की वैल्यू नहीं निकाल सकते। आप सबसे पहले इसमें 30 जून के बाद जितना आपको इंटरेस्ट मिल रहा है उसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर दीजिए, और 30 जून को आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो तो उसके अंदर ऐड कर दीजिए। उसके बाद आपको 30 जून 2018 का बॉन्ड की वैल्यू पता चल गई, तो उसको आप 1 मार्च 2018 में कन्वर्ट कर सकते हैं। और 1 मार्च 2018 को पता चल गया तो उसके अंदर आपका जाहिर सी बात है 2 महीने का इंटरेस्ट एक्रूड है, तो एक्रूड का पार्ट हटा देंगे तो आपका बॉन्ड का बेसिक वैल्यू निकल कर आ जाएगा। सो गाइज यहाँ पे पार्ट 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट था। सो गाइज यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 43 जो है वो कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं दोस्तों। देखो, बेस्ड ऑन द क्रेडिट रेटिंग ऑफ बॉन्ड्स, बॉन्ड्स की क्रेडिट रेटिंग के बेस पे मिस्टर जैड हैज डिसाइड टू अप्लाई द फॉलोइंग डिस्काउंट रेट
फॉर वैल्यूइंग बॉन्ड, बॉन्ड की वैल्यू करने के लिए मिस्टर जेड ये डिस्काउंट रेट अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे एक क्रेडिट रेटिंग, ट्रिपल ए क्रेडिट रेटिंग का जो डिस्काउंट रेट है वो 360 डेज ट्रेजरी बिल रेट, और यहाँ पे एज्यूम करिए 364 ट्रेजरी बिल डेट का जो रेट है वो 9% है। तो यहाँ पे 9% प्लस में 3% स्प्रेड का मतलब 3% आपका क्या है एक्स्ट्रा उस पर और लगाना होगा। और यहाँ पर अगर डबल ए की बॉन्ड की बात कर, डबल ए क्रेडिट रेटिंग की बात करें तो उसमें ट्रिपल ए की क्रेडिट रेटिंग प्लस 2% का एक्स्ट्रा, और अगर सिंगल ए की बात करें तो उसमें ट्रिपल ए की क्रेडिट रेटिंग प्लस 3% का एक्स्ट्रा। तो ये एक डिस्काउंट रेट है। अब इसमें मिस्टर जेड ने कौन सी क्रेडिट रेटिंग का बॉन्ड चुना है वो आगे देखते हैं। ही इज कंसिडरिंग इन्वेस्टमेंट इन ए रेटेड, वो ए रेटेड में करना इन्वेस्ट करना चाहता है। तो ए रेटिंग का रेटिंग है ट्रिपल ए प्लस 2 स्प्रेड। सो ए की रेटिंग देख लेते हैं डबल ए की। तो डबल ए की रेटिंग है ट्रिपल ए प्लस 2% एक्स्ट्रा, और ट्रिपल ए की रेटिंग है 364 ट्रेजरी बिल रेट प्लस 3% स्प्रेड और 2% स्प्रेड। तो ये आपका 9% हो गया, ये 3% और ये 2%। तो ओवरऑल जो आपका रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न है वो 14% का आ गया है। सो फर्दर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 14% आ गया यहाँ से डिस्काउंट रेट हमारा। ₹1000 फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड करेंटली सेलिंग एट। देखो बॉन्ड की फेस वैल्यू 1000 है, लेकिन अभी बिक कितने में रहा है 1025 रुपये 86 पैसे में। द बॉन्ड हैव 5 ईयर टू मैच्योरिटी, बॉन्ड की लाइफ 5 ईयर की है। कूपन रेट ऑन द बॉन्ड, बॉन्ड का जो कूपन रेट है वो 15% का है, जबकि हम ये क्या निकाल रहे हैं डिस्काउंट रेट निकाल रहे हैं। ओके गाइस, पेबल एनुअली, द नेक्स्ट इंटरेस्ट पेमेंट इज ड्यू 1 ईयर फ्रॉम द टुडे, और जो अगला इंटरेस्ट पे करना है वो 1 साल के बाद करना है। द बॉन्ड इज रिडीमेबल एट पार। देखो 1000 का बॉन्ड था, रिडीम भी आपका कितने पे होगा 1000 पे ही होगा, और ये आपका रेट दे रखा है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ द बॉन्ड फॉर मिस्टर जेड। आज आप बॉन्ड की वैल्यू निकालिए कि कितनी होगी मिस्टर जेड के लिए। हालांकि क्वेश्चन ने आज के बॉन्ड की वैल्यू दी है, लेकिन मिस्टर जेड आज अपनी फेयर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ताकि वो डिसाइड कर सके शुड ही इन्वेस्ट इन द बॉन्ड, कि वो ये बॉन्ड ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है ये निकाल सके। हालांकि क्वेश्चन ने हमें बॉन्ड की वैल्यू दे रखी है, तो आप फेयर वैल्यू बॉन्ड निकाल दो। जितना भी इंटरेस्ट आपका है कैश इनफ्लो, और जो भी बॉन्ड की मैच्योरिटी वैल्यू है उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल दो। तो आपका 15% से तो 150 रुपये इंटरेस्ट का रेट हो गया, 14% का हमने यहाँ निकाला था डिस्काउंट रेट हो गया। तो इसमें आप 14% से ये आप कन्वर्ट करोगे तो आपका जो फेयर वैल्यू बॉन्ड है वो 1033.95 आ जाएगा। कि बॉन्ड की एग्जैक्टली फेयर वैल्यू तो 1000 है, लेकिन अभी मिल कितने में रहा है 1025 रुपये में मिल रहा है। तो एक्चुअल बॉन्ड इज अंडर वैल्यूड एंड मिस्टर जेड शुड बाय, मिस्टर जेड को ये बॉन्ड खरीद लेना चाहिए, क्योंकि उसने जब कैलकुलेट करके देखा तो बॉन्ड की वैल्यू है 1033, जबकि मिल कितने में रहा है बॉन्ड अभी आपको 1025.86 में। सो गाइज यहाँ पर पहला पार्ट हमारा कंप्लीट होता है कि एक्चुअल बॉन्ड जो है वो अंडर वैल्यूड है, मिस्टर जेड शुड बाय द बॉन्ड। अब सेकंड पार्ट कहते हैं कि कैलकुलेट द करंट यील्ड। अब करंट यील्ड निकालना है। आप अगर करंट यील्ड निकालते हो कि करंटली आप कितने रुपए देते हो कितना कमाओगे एनुअली, तो करंट यील्ड में क्या है कि आपका इंटरेस्ट कितना मिलता है और बुक वैल्यू ऑफ द बॉन्ड कितना है। तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा 150 और आपको इन्वेस्ट तो करना है 1025.86, तो आपका करंट यील्ड हो गया 14.62%। सो सेकंड पार्ट और भी इजी है। अब थर्ड पार्ट है आपका हील टू मैच्योरिटी। तो हील टू मैच्योरिटी का आप सिंपल फार्मूला लगाएंगे कि आपका कूपन रेट क्या था और आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू क्या थी। आपका ये आपकी रिडीमेबल वैल्यू है, ये आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू है, ये रिडीमेबल वैल्यू इन्वेस्टमेंट वैल्यू का एवरेज। तो गाइज यहाँ पे याद रखना कि आपकी जो रिडीमेबल वैल्यू है वो कम है और इन्वेस्टमेंट वैल्यू आपकी ज़्यादा है, तो ये फिगर आपका माइनस में आएगा। तो 150 में से अगर ये फिगर माइनस होगा 5 से डिवाइड होकर तो 144.828 आएगा, और एवरेज इसका आ जाएगा 1012.99। सो वाई टी एम हील टू मेच्योरिटी आपका जो गाइज होगा ये 14.29% होगा। सो गाइज यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 44 की बात करूँ तो इसमें जो पहला पार्ट हमने जो कैलकुलेट किया है कंपैरिजन के लिए, और वो भी डिस्काउंट रेट को थोड़ा नए तरीके से कैलकुलेट किया है। सो उस नज़र से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज क्वेश्चन पूरा का पूरा एक सिंपल है, इन्फॉर्मेशन दे रखी है, हमें उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करना है। सो गाइज यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44 भी हमारा कंप्लीट होता है।
क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं दोस्तों। मैसेज एक्फा इंडस्ट्री इज प्लानिंग टू इशू अ डिवेंचर सीरीज ऑन द फॉलोइंग टर्म। एक्फा इंडस्ट्री जो है वो डिवेंचर सीरीज को इशू करने जा रहे हैं इन द फॉलोइंग टर्म पे, जिसके डिवेंचर की फेस वैल्यू तो 100 रहेगी, टर्म ऑफ द मैच्योरिटी 10 ईयर रहेगी, और ईयरली कूपन रेट, जो कूपन रेट है वो आपका ईयरली वेरी करेगा। जैसे कि 1 to 4 ईयर तो ये 9% का इंटरेस्ट देंगे, फिर उसके बाद 10% कर देंगे 8 साल तक, और उसके बाद 14% का इंटरेस्ट देंगे अप टू 10 ईयर तक। अब द करंट मार्केट रेट ऑन अ सिमिलर डिवेंचर, और सिमिलर डिवेंचर का करंट मार्केट रेट है आपका 15% per annum. The company proposed to price the issue in such a manner. कंपनी जो कंपनी है propose to price the issue in such a manner, इस मैनर में करेंगे that it can yield 16% compounded rate of return to the investor, कि ये इस मैनर में करेंगे कि इन्वेस्टर को 16% का इसमें कंपाउंडेड रेट ऑफ रिटर्न मिल सके, 16% का। सो हम ये एज्यूम कर लेंगे कि इसका जो रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न या फिर सिमिलर मार्केट का रिटर्न जो है वो 16% का है। द कंपनी आल्सो प्रपोज टू रिडीम द डिवेंचर एट 5% प्रीमियम, मतलब 100 का डिवेंचर 105 में रिडीम करेंगे। डिटरमाइन द इशू प्राइस ऑफ द डिवेंचर, तो आपको 16% के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लगाकर डिवेंचर का इशू प्राइस निकालना है, क्योंकि इन्होंने प्रपोज कर दिया कि 16% के ही कंपाउंडेड रेट ऑफ रिटर्न टू द इन्वेस्टर को पहुंचाना चाहते हैं। सो क्वेश्चन आपका सॉल्यूशन बड़ा सिंपल है। देखो 1 to 10 ईयर हो गए आपके। अब इंटरेस्ट रेट तो पहले 4 साल तक 9% का मिलेगा, 8 साल तक 10% का मिलेगा, और 10 ईयर में आपको 14% का, 10 ईयर तक 14% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा, कूपन रेट। अब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट 16% से लगाते हैं, तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्योंकि कंपनी का प्रपोज ही है 16% के हिसाब से, तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट 16% से लगाएंगे। ये 10 ईयर में 105 का आपका रिडीमेबल वैल्यू भी है, तो यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड आ जाएगा। तो बॉन्ड की जो प्रेजेंट वैल्यू टोटल आ जाएगी ये 71.3 71.327 हो जाएगी। सो गाइस यहाँ पर हैंस द इशू प्राइस ऑफ द डिवेंचर, जो डिवेंचर का जो इशू प्राइस है वो 71.327 होना चाहिए। सो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 45 की करूँ तो क्वेश्चन नंबर 45 में सिर्फ लॉजिकल पॉइंट ये है कि आपको जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालना है वो 16% के इंटरेस्ट रेट से निकालना है, क्योंकि कंपनी चाहती है कि इन्वेस्टर को 16% का इंटरेस्ट रेट ऑफ इसमें मिले। सो हम जो जो भी कूपन रेट है उसको 16% के कूपन 16% के रेट से प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कर देंगे, तो आज जो डिवेंचर की इशू प्राइस है वो सिर्फ 71.327 पे अगर कंपनी इशू करती है, तब जाके किसी इन्वेस्टर को 16% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा एनुअली ओवर द 10 ईयर। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 45 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 45 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं दोस्तों। On 31st March 2013, the following information about bonds is available. Bonds के रिगार्डिंग कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है 31st March 2013 को। नेम ऑफ द सिक्योरिटी जीरो कूपन बॉन्ड है, आपके ट्रेजरी बिल है, 10% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 2013 2023 के बॉन्ड है, और 10% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 2018 के बॉन्ड है, जिनकी फेस वैल्यू दे रखी है, मैच्योरिटी डेट दे रखी है, कूपन रेट दे रखा है, और कूपन डेट दे रखा है कि कब कब उस पर कूपन का इंटरेस्ट मिलेगा। कुछ कैलकुलेट क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। इफ 10 ईयर हील्ड इज 7.5% पर एनम, अगर आपकी 10 ईयर की हील्ड होती है 7.5% पर एनम, तो व्हाट प्राइस ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड वुड फैच ऑन 31st March 2013, मतलब आज उस बॉन्ड की वैल्यू क्या होगी अगर 7.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाते हैं, तो आज उस बॉन्ड की क्या वैल्यू होगी। अब सबसे पहली बात तो जीरो कूपन बॉन्ड में कोई इंटरेस्ट तो होता नहीं है, तो सीधा मैच्योरिटी में हमें कितने रुपए मिलेंगे, 10,000 रुपये मिलेंगे। उस 10,000 को 7.5 के हिसाब से आज हम देख लेते हैं कितने रुपए मिलेंगे। तो 10,000 आपको 10 ईयर के बाद मिलेंगे अगर आज इन्वेस्ट करते हो। सो 10,000 जो आपको 10 ईयर के बाद मिलेंगे, आज वो फैच करते हैं 4852,
तो आज उसकी वैल्यू कितनी है 4,852 और प्रेजेंट वैल्यू से कन्वर्ट कर दिया हमने, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5% का लिया, 10 ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। सो गाइज आज हमारे इस जो मनी हमें 10 साल बाद मिलेगी उसकी आज वैल्यू 4852 है। तो बॉन्ड जीरो कूपन बॉन्ड वुड फैच 4852 रुपीज फॉर टुडे। पॉइंट नंबर यहाँ 1 कंप्लीट होता है। सॉरी, पॉइंट सेकंड की बात करते हैं। व्हाट विल बी द एनुअलाइज यील्ड इफ द ट्रेजरी बिल ट्रेडेड। अब देखो ट्रेजरी बिल ट्रेड किया इन्होंने 98500 का, उस पर कोई कूपन रेट तो है नहीं। उसकी रिडेम्पशन ट्रेजरी बिल का रिडेम्पशन वैल्यू है आपकी 1 लाख की फेस वैल्यू है और मैच्योरिटी डेट है आपकी 20 जून 2013 की। तो मार्च से जून आपका 20 जून आपका 81 डेज हो जाता है। तो गाइस ये 81 डेज का ट्रेजरी बिल है, तो एनुअल यील्ड आप निकाल सकते हो। देखो 1 लाख का तो आपका मैच्योरिटी वैल्यू है, जबकि इन्वेस्टमेंट 98,500 की है। तो इन्वेस्टमेंट आपकी 98,500 की डिवाइड बाय 81 डेज मल्टीप्लाई बाय 365, तो आपका जो एनुअल यील्ड है वो 6.86% आ जाएगा। सो गाइस पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 में एज सच इतनी प्रॉब्लम नहीं है। पॉइंट नंबर 3 में आते हैं, जहां पर 10.71% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2023 बॉन्ड। तो इस बॉन्ड पे जो रेट ऑफ कूपन रेट है वो 10.71 का है। ये देखिए, हैविंग द यील्ड टू मैच्योरिटी, जिसकी यील्ड टू मैच्योरिटी कितना है 8% की है, मतलब कन्वर्जन वैल्यू आपका 8% के हिसाब से मार्केट रेट समझ लो। व्हाट प्राइस वुड फैच, मतलब आज कितना प्राइस आएगा इस बॉन्ड पे अगर ये मैच्योर होता है 1 अप्रैल 2013 को, कितनी वैल्यू आएगी आफ्टर कूपन पेमेंट ऑन 31 मार्च। हर ईयर में आपका कूपन पेमेंट होता है, तो हर ईयर में 100 रुपये के ऊपर 10.71 का कूपन फैच होगा। तो और ये कब तक आपको अमाउंट मिलेगा इंटरेस्ट का, तो बेसिकली आपको जो ये बॉन्ड है उसको इंटरेस्ट की प्रेजेंट वैल्यू और जो मैच्योरिटी अमाउंट है उसकी प्रेजेंट वैल्यू, तो आप 10.71 का प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर लगाओगे एट द रेट 8%। 8% का, क्योंकि आपका यील्ड टू मैच्योरिटी 8% दे रखी है, और 10 ईयर के लेवल लगाओगे, प्लस जो 100 रुपीज़ आपको 8 ईयर के एंड में मिलेंगे उसमें सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लगाओगे, वो भी 8% का 10 ईयर का। तो आज आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2023 वुड फैच आपको 118.18, आपको 118.18 आपको आज ये अमाउंट मिलेगा। अब यही बात कर लेते हैं क्वेश्चन पॉइंट नंबर 4 की। पॉइंट नंबर 4 है वो पॉइंट नंबर 2 से रिलेट है, बट इसमें क्या है कि एनुअल जो इंटरेस्ट में कूपन रेट था वो एनुअली ना होकर हाफ ईयरली है। इफ 10% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2018, तो देखो 13 से 18 आपके 5 ईयर होते हैं, बॉन्ड हैविंग द यील्ड मैच्योरिटी 8% की मैच्योर 8% का तो आपका यील्ड टू मैच्योरिटी है। व्हाट प्राइस इट वुड फैच, आज कितना प्राइस फैच करेगा, कौन कब करेगा 1 अप्रैल 2013 को, आफ्टर कूपन पेमेंट ऑन 31 मार्च। कूपन की जो पेमेंट है यहाँ पे देखिए, कूपन की पेमेंट आपकी 31 मार्च की भी है और 30 सितंबर की भी है। तो कहीं ना कहीं आपका जो कूपन रेट है वो 10% की 10% एनुअली है, तो हम इसे 5% कर सकते हैं ईच 6 मंथ का। और जो हील टू मैच्योरिटी आपका ये 8% का है, ये 4% का हो जाएगा। और जो बॉन्ड की लाइफ है आपकी 5 ईयर की, ये 10 ईयर की हो जाएगी, क्योंकि ये हाफ ईयरली है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2018 वुड फैच, देखो 5 रुपये आपको मिलेंगे क्योंकि कूपन रेट 5 का है। प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर लगाएंगे 4% पे, क्योंकि ये 4% हो जाएगा। और आपका जो टाइम ये 5 ईयर का था, ये कितना हो जाएगा 10 ईयर का हो जाएगा। ये लॉजिक वाली बातें हैं, क्योंकि ये हाफ सेमी एनुअली इंटरेस्ट दे रहा है, तो ये 10 ईयर का हो जाएगा। और ईयर एंड पे आपको पता ही है कि ये 10 ईयर का कह लो, ये 10 पीरियड हो गया आपके, क्योंकि हर एक साल में 2 बार इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 5 साल में 10 पीरियड हो गया आपके एक तरीके से बेसिकली। और 100 रुपीज़ आपको ईयर 10 पीरियड के बाद 100 रुपीज़ मिलेंगे, तो उसका 4% के हिसाब से 10 ईयर का जो भी प्रेजेंट वैल्यू आएगा 0.6756, तो यहाँ कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट इंडिया का जो बॉन्ड है वो सिर्फ 108.11 रुपये पैसे फेच करेगा। सो गाइज यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46 की बात करूँ तो लास्ट 2 रिक्वायरमेंट तो सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरेस्ट अगर सेमी एनुअली देती है, एनुअली देती है, तो प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगी बॉन्ड की। और बाकी जीरो कूपन बॉन्ड और ट्रेजरी बिल, तो ट्रेजरी बिल तो आपका सीधा इन्वेस्टमेंट से रेट निकल जाएगा, और जीरो कूपन बॉन्ड में इंटरेस्ट का तो कोई पार्ट होता नहीं, तो जो मैच्योरिटी वैल्यू होगी उसी को आज की वैल्यू में कन्वर्ट कर देंगे। सो गाइज यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46 भी हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
ABC Limited has 300 million 12% bond outstanding with 6 year remaining to maturity. ABC Limited के पास 300 मिलियन के 12% बॉन्ड है, जिसका अभी भी 6 ईयर रिमेनिंग रहता है मैच्योरिटी के लिए। 300 बिलियन जिसपे वो 12% का कूपन रेट के हिसाब से इंटरेस्ट देती है। सिंस इंटरेस्ट रेट आर फॉलिंग, अब क्या हो रहा है कि इंटरेस्ट रेट मार्केट में गिर रहा है। ABC Limited is contemplating of refunding these bond with a 300 million issue of 6 year bond carrying a coupon rate of 10%। अब ABC लिमिटेड ये चाह रही है कि ये 300 मिलियन जिनकी 6 ईयर की लाइफ अभी रह गई इसको रिफंड कर देते हैं और नया 300 मिलियन का बॉन्ड इशू कर देते हैं 10% के इंटरेस्ट पे। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 2% का फायदा हो जाएगा। इशू कॉस्ट द न्यू बॉन्ड विल बी 6 मिलियन। अब नया बॉन्ड इशू करोगे तो उसमें 6 मिलियन का तो खर्चा आ जाएगा। और कॉल प्रीमियम इज 4%। कॉल प्रीमियम मीन्स कि आप 3 मिलियन बॉन्ड को जब आप रिडीम करोगे तो प्रीमियम पे करोगे, तो प्रीमियम पे करोगे तो 4% का प्रीमियम आपका एक्स्ट्रा खर्चा हो जाएगा। प्लस ₹9 मिलियन being unamortized portion of the issue cost of the old bond can be written off no sooner the old balance are called off। अब देखो आप जैसे ओल्ड बैलेंस को खत्म करोगे तो ओल्ड बैलेंस के ऊपर जो रिमेनिंग आपका 9 मिलियन का जो फ्लोटेशन कॉस्ट है वो अभी भी पेंडिंग पड़ा हुआ है रिमेनिंग 6 ईयर का, तो उसको भी पूरा का पूरा आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा। सो ये इंफॉर्मेशन है। फिर क्वेश्चन फर्दर इंफॉर्मेशन है कि मार्जिनल टैक्स रेट है आपका वो 30% है। यू आर रिक्वायर्ड टू एनालाइज द बॉन्ड रिफंडिंग डिसीजन। आपको बॉन्ड रिफंडिंग डिसीजन एनालाइज करना है कि आपको बॉन्ड रिफंड भी करना है या नहीं करना है और इससे बेनिफिट होगा नहीं होगा। सो गाइस हम इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। कैलकुलेशन बॉन्ड रिफंडिंग डिसीजन। आपको बॉन्ड रिफंडिंग डिसीजंस को कैलकुलेशन या कंसीडर करना है तो सबसे पहले तो आपको ये निकालना पड़ेगा कि इनिशियल कैश आउटफ्लो की आपका इनिशियल, अगर आज ये आप डिसीजन ले लेते हो तो आपका आज कितना आउटफ्लो, आपको कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट देना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात है कि अगर आप 3 मिलियन को रिफंड करते हो तो उस पर 4% का प्रीमियम देना पड़ेगा, मतलब 12 मिलियन का तो आपको प्रीमियम देना पड़ेगा। और 300 मिलियन के तो बॉन्ड खुद का है, तो आपको ₹312 तो आज चाहिए चाहिए। हाँ, हालाँकि आप नया इश्यू करोगे तो ₹300 तो नए इश्यू से आ जाएँगे, बट उसमें भी आपके ₹6 फ्लोटेशन कॉस्ट के फ्लोटेशन कॉस्ट भी आपकी ₹6 की लग जाएगी। तो आपको आपका जो नेट अमाउंट है वो 18 मिलियन, आपका 18 मिलियन का जो आउटफ्लो लगेगा ही लगेगा। लेकिन इस 18 मिलियन आउटफ्लो लगने के साथ-साथ ये 18 मिलियन आउटफ्लो आपका लगने के साथ साथ कुछ बेनिफिट भी होते हैं, जैसे कि आप अगर प्रीमियम दोगे तो ये आपका खर्चा तो है बट इस पे आपको 30% का टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। मतलब इस ₹12 पे 3.6 का आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। इसके अलावा जो आपकी जो टैक्स सेविंग होगी, आपका जो 9 मिलियन का है ये पूरा का पूरा आपको आज ही पीएनएल में डेबिट करना पड़ेगा। तो जब 9 मिलियन आप पीएनएल में डेबिट करोगे तो आपको 30% का तो ये भी बेनिफिट मिलेगा। हालांकि ये आपने पहले ही पे कर दिया, ऐसे हर साल बस आप पीएनएल में राइट ऑफ कर रहे हो, बस 9 का 9 इस बार पूरा का पूरा जो रिमेनिंग 9 मिलियन है पूरा का पूरा आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो उस 9 मिलियन पे भी 30% का आज आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो ओवरऑल जो नेट आउटफ्लो होगा वो 11.7 मिलियन का नेट आउटफ्लो होगा आज की डेट में, अगर आप ये डिसीजन लेते हो कि हाँ नया बॉन्ड को हम कंसीडर कर रहे हैं। अब इसके बाद आते हैं, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कैलकुलेट द इंक्रीमेंटल बेनिफिट। अब आप ये देख लो कि आने वाले 6 सालों में क्या नया बॉन्ड खरीदने से रियली में आपको बेनिफिट हुआ है। अगर हुआ है तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू आज निकाल लो और देख लो कि हाँ आपका एनपीवी पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है। जैसे आपका देखो आउट, ये नया डिसीजन लेने से आपको 11.7 मिलियन का तो आउटफ्लो चला गया, लेकिन क्या कुछ इनफ्लो भी आ रहा है ये नया डिसीजन लेने से। तो सबसे पहले तो ओल्ड सिचुएशन रखते हैं, कैलकुलेट इंक्रीमेंटल बेनिफिट, जिसमें ओल्ड सिचुएशन रखते हैं, ओल्ड बॉन्ड सिचुएशन, जिसमें आपको 300 मिलियन पे 12% का इंटरेस्ट देना पड़ता था, 36 मिलियन का इंटरेस्ट होता था और फ्लोटेशन कॉस्ट आपकी
देखो फ्लोटेशन कॉस्ट आपकी 9 मिलियन थी 6 साल की रिमेनिंग, उसमें अगर ईच ईयर का करोगे तो 1.36 का आपको पीएनएल में हर साल डेबिट करना होता था। हालांकि आपने ये 9 मिलियन पहले ही पे कर चुके हो, तो 37.5 आपका टोटल खर्चा डेबिट होता पीएनएल में, जिसपे टैक्स सेविंग मिल जाता 11.25 का। तो आपका जो नेट आउटफ्लो होता, अब ये नेट आउटफ्लो में मैंने ये 37.5 में से 11.25 ना डिडक्ट करके 36 में से किया है। इसके पीछे ये लॉजिक है दोस्तों, इसके पीछे ये लॉजिक है कि आपका आउटफ्लो तो इस साल सिर्फ 36 का ही रहा है। 9 तो आपका था कि आपने स्टार्टिंग के टाइम पे ही आपका ये खर्च हो गया, बट ये आप 1.5 कर करके ईच ईयर डेबिट कर रहे हो, तो इसका बेनिफिट आज हमें मिल रहा है, लेकिन ये पेमेंट तो पहले ही हो गई, तो 1.5 कंसीडर नहीं करेंगे हम। आज अगर हमारी जेब से आउटफ्लो होता है तो सिर्फ 36 का आउटफ्लो है, उसमें से 11.25 का हमें टैक्स बेनिफिट है, तो हमारी जेब से आउटफ्लो हो रहा है 24.75 का। जबकि न्यू सिचुएशन में आते हैं। अब न्यू सिचुएशन में गाइस हमें 300 मिलियन पे 10% के हिसाब से 30 मिलियन का इंटरेस्ट देना है। और फ्लोटेशन कॉस्ट की बात करें तो 6 मिलियन का फ्लोटेशन कॉस्ट है, तो 1 ईयर का आपका 1 मिलियन पर ईयर का फ्लोटेशन कॉस्ट हो गया। अब 31 पे आपका जो टैक्स बेनिफिट है 30% के हिसाब से 9.3 हो गया। लेकिन इसमें भी वही सिनेरियो है कि आपका रियली में जो आउटफ्लो है वो तो 30 मिलियन ही हर साल, जैसे इस साल के एंड में तो आपका 30 मिलियन ही जाएगा, लेस आपका टैक्स बेनिफिट इस पे हो गया 9.3%। इस पे टैक्स बेनिफिट, तो आपका रियली में जो आउटफ्लो होगा ईच ईयर का नए सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो वो सिर्फ 20.7 मिलियन का होगा। तो देखो गाइस पहले आपको 24.7 मिलियन आउटफ्लो होता था कैश का, अब सिर्फ 20.7 मिलियन आउटफ्लो होगा। तो आपने कितना इंक्रीमेंटल बेनिफिट बचा लिया, तो 4.05 मिलियन का आपने इंक्रीमेंटल बेनिफिट हो गया। अब ये इंक्रीमेंटल बेनिफिट का आप प्रेजेंट वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो देखो 1 to 6 ईयर आपको 6 साल तक 4.05 का इंक्रीमेंटल वैल्यू होगा। तो आप 7% वैल्यू फैक्टर आपका 7% से लेना है, ये मैं क्वेश्चन में दिखा देता हूँ। देखो आपका जो कॉस्ट रेट है नया वो तो है 10% का, ठीक है गाइस, और हमने जो भी लिया है कैश इनफ्लो वो नेट ऑफ टैक्स लिया है। तो यहाँ पे 30% का अगर टैक्स घटाओगे तो आपका कॉस्ट ऑफ डेट 7% का होगा। तो हमारा जितने भी ये आउटफ्लो है ये नेट ऑफ टैक्स है। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर भी 7% है, वो नेट ऑफ टैक्स लेंगे। हालांकि 10% क्वेश्चन में दिया है, लेकिन नेट ऑफ टैक्स करके वो 7% हो जाएगा। अब 7% का प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर फॉर 1 to 6 ईयर का होता है 4.767। तो आपका इंक्रीमेंटल बेनिफिट हो गया 19.30, मतलब आपको पूरा आज 19.30 का बेनिफिट हो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू। लेकिन हाँ इस ऑप्शन को अडॉप्ट करने के लिए आपका आज आउटफ्लो चला जाएगा 11.7 का। तो आउटफ्लो तो ये नेट आज का ही है, तो 11.7 का। तो आपका आउटफ्लो तो सिर्फ 11.7 का हुआ और इनफ्लो हो गया आपका 19.30 का आज की डेट में। तो इंक्रीमेंटल एनपीवी आपका 7.60 आया जो कि पॉजिटिव है। सो हैंस इंक्रीमेंटल एनपीवी इज पॉजिटिव, वी शुड रिफंड ओल्ड बॉन्ड एंड इशू न्यू बॉन्ड। आपको ओल्ड बॉन्ड रिफंड करना होगा और न्यू बॉन्ड को इशू करना पड़ेगा, जिससे आपका 7.60 मिलियन का ईच ईयर बेनिफिट हो जाएगा। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 47 लॉजिक्स थोड़े से सिर्फ यही है कि इसमें आपको टैक्स का जो बेनिफिट है उसको भी इंक्लूड करके चलना है। तो जैसे ही आप टैक्स के बेनिफिट को भी कंसीडर कर लोगे तो क्वेश्चन नंबर 47 आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसमें दो ही कॉन्सेप्ट है कि आप पुराने जो आपका बॉन्ड है उसे खत्म करना चाहते हो और नए बॉन्ड को इशू करना चाहते हो, तो उन दोनों की वजह से आपको क्या बेनिफिट होता है पहले तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लीजिए। और दूसरा ये सिनेरियो चेंज करने में आपका आज आपकी जेब से कितना पैसा जाता है, तो आज हमारी जेब से 11.7 का मिलियन पैसा आज आपकी जेब से जाएगा ही जाएगा, और बेनिफिट अराउंड आपको 20 मिलियन का हो गया। सो गाइज ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे एक बार दो बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना, तब जाके इस पे आपकी बेटर कमांड बनेगी। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 47 हमारा कंप्लीट होता है।
क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48 47 की ही तरह है, सेम पैटर्न पे है, बट क्वेश्चन नंबर 48 में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और दी गई है जिससे ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। सो क्वेश्चन नंबर 48 स्टार्ट करते हैं। मैसर्स ट्रांस इंडिया लिमिटेड इज कंटेम्पलेटिंग कॉलिंग ₹3 crore 30 years ₹1000 बॉन्ड इशू 5 year अगो। देखो, ट्रांस इंडिया लिमिटेड ने एक बॉन्ड इशू किया था 300 करोड़ का, और एक बॉन्ड की जो फेस वैल्यू थी वो ₹1000 थी। 5 साल पहले इशू किया था, और वो जो बॉन्ड है उसकी रिडीमेबल लाइफ जो है बॉन्ड की 30 ईयर की है, जिसमें से 5 साल पहले इन्होंने इशू किया था। तो आज रिडीम कर रहे हैं, तो अभी भी बॉन्ड का 25 ईयर रह चुका है विद ए कूपन इंटरेस्ट रेट ऑफ 14%। और उस पे जो इंटरेस्ट रेट कंपनी का जो खर्च हो रहा है वो 14% का हो रहा है। द बॉन्ड हैव कॉल प्राइस, जो बॉन्ड का कॉल प्राइस है वो 1140 है। दैट मीन्स कि कम से कम 140 का तो इनको प्रीमियम देना पड़ रहा है 3 करोड़ पे। एंड हैड इनिशियल कलेक्टेड प्रोसीडिंग 2.91 करोड़। अब देखो, इनिशियल कलेक्टिंग प्रोसीडिंग का मतलब है जब आपने बॉन्ड इशू किया था तो 3 करोड़ के लिए इशू किया था, लेकिन आपको मिला था 2.91 करोड़। इसलिए मिला था क्योंकि आपने क्या दिया था, डिस्काउंट दिया था ₹30 पर बॉन्ड का आपने डिस्काउंट दिया था, तो 9 लाख का तो आपका डिस्काउंट अमाउंट हो गया। हालांकि डिस्काउंट आपका इनिशियल ईयर में हो जाता है, बट उसे आप डायरेक्ट पीएनएल में राइट ऑफ नहीं कर सकते, उसको ईच ईयर पीएनएल में, हर एक साल पीएनएल में डिपेंडिंग ऑन द लाइफ से डिवाइड करके जो ईच ईयर देन हम हर एक साल पीएनएल में डेबिट करते हैं। तो अभी 9 लाख में से 5 ईयर का तो आपने पीएनएल में डेबिट कर दिया होगा, रिमेनिंग 25 ईयर का अभी भी पीएनएल में डेबिट नहीं किया होगा। द इनिशियल फ्लोटिंग कॉस्ट वाज 3,60,000, और उस बॉन्ड को इशू करने में 3 करोड़ के बॉन्ड को इशू करने में इनका 3,60,000 का खर्चा आया था। इसको भी 30 साल में राइट ऑफ करते हैं कंपनी। द कंपनी इंटेंड टू सेल 3 करोड़ ऑफ 12% कूपन रेट। मतलब कंपनी एक तरीके से नया बॉन्ड इशू कर रही है 3 करोड़ पे का 12% के इंटरेस्ट पे, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे कंपनी की कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है एज कम्पेयर टू 12% के हिसाब से। और सेम वही है कि यहाँ पे 25 ईयर्स का बॉन्ड रह चुका है, तो ये भी 25 ईयर्स का ही बॉन्ड इशू कर रहे हैं। 25 ईयर्स बॉन्ड टू रेज अ फंड टू रिटेन द ओल्ड बॉन्ड्स, टू रिटायरिंग द ओल्ड बॉन्ड। जब ये रेस फंड करेंगे, पैसा आएगा तो ये ओल्ड बॉन्ड्स को रिटायर कर देंगे। इट प्रपोज टू सेल द न्यू बॉन्ड एट दियर पार वैल्यू, और ये जो नया बॉन्ड बेच रहे हैं ये पार वैल्यू पे बेच रहे हैं, ना कोई डिस्काउंट है ना कोई प्रीमियम है। द एस्टिमेटेड फ्लोटेशन कॉस्ट, अब नया बॉन्ड बेचोगे तो इस पे भी कहीं ना कहीं फ्लोटेशन कॉस्ट लगेगी, और 4 लाख रुपए की लगी है कंपनी की। द कंपनी इज पेइंग 40% टैक्स, कंपनी का जो टैक्स रेट है वो 14% का है। एंड कॉस्ट ऑफ डेप्ट आफ्टर टैक्स है ये 8% का, ये 8% आपका आफ्टर टैक्स है, ये बात याद रखना। जबकि प्रीवियस क्वेश्चन में ये 10% था, तो इसमें से हमने 30% का टैक्स डिडक्ट किया था। एज द न्यू बॉन्ड मस्ट बी सोल्ड एंड दियर प्रोसीड देन यूज टू रिटायर द ओल्ड बॉन्ड, यही काम कर रहे हैं। द कंपनी एक्सपेक्ट अ 2 month पीरियड ऑफ ओवरलैपिंग इंटरेस्ट। अब देखो, ये काम करने में ऐसा नहीं होगा कि इसकी नया आपने नया बॉन्ड ले लिया और पुराना बॉन्ड नया बॉन्ड इशू कर दिया, उसके पैसे आ गए, पुराने बॉन्ड को जस्ट पे कर दिया। नहीं, पहले आप नया बॉन्ड इशू करोगे, फिर पुराने बॉन्ड वाले उसको पैसा दोगे, तो इसमें कहीं ना कहीं 2 मंथ का टाइम लग जाएगा। तो इस 2 मंथ के टाइम में आपने देखो नया बॉन्ड इशू कर दिया, तो उस पर तो इंटरेस्ट दोगे ही दोगे, प्लस जो पुराना बॉन्ड है उस पर भी 2 महीने का इंटरेस्ट आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। वही बात लिखी गई है, ड्यूरिंग विच इंटरेस्ट मस्ट बी पेड ऑन द बोथ, दोनों पे इंटरेस्ट पे करोगे, द ओल्ड एंड द न्यू बॉन्ड। और कितने महीने का इंटरेस्ट पे करोगे? 2 मंथ का। व्हाट इज फिजिबिलिटी ऑफ रिफंडिंग बोनस, क्या कंपनी को अपना ओल्ड बॉन्ड्स जो है वो रिफंड कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हमें इस क्वेश्चन में यही देखना है। तो सबसे पहले हमें प्रीवियस क्वेश्चन की तरह सबसे पहले हमें गाइस इनिशियल आउटफ्लो चेक करना है कि कंपनी का इनिशियल आउटफ्लो कितना है। अब याद रखना, जो भी इनिशियल आउटफ्लो है वो
टैक्स बेनिफिट के बाद जो इनकम आती है वो आपकी इनिशियल आउटफ्लो होती है। सबसे पहले देखो कंपनी का कितना अमाउंट जा रहा है, तो रिडीमेबल वैल्यू क्या है, तो 3 करोड़ के बॉन्ड आप 1000 की फेस वैल्यू थी और 1140 पे रिडीम कर रहे हो, तो आपके 3 करोड़ 42 लाख रुपए इसमें कहीं ना कहीं लग जाएंगे, जिसमें 42 लाख रुपए तो आपने प्रीमियम दिया है। अच्छा, अब ये 42 लाख का प्रीमियम दिया है, तो इस 42 लाख का यहाँ पे आपको टैक्स बेनिफिट भी मिल जाएगा। 42 लाख पे 40% का 16,80,000 का आपको टैक्स बेनिफिट भी मिल जाएगा यहाँ। ठीक है। अब इनफ्लो ऑफ न्यू इशू करा तो 3 करोड़ पे आपके पास आ गए, लेकिन उस न्यू इशू पे आपका 4 लाख रुपए का खर्चा हो गया। ठीक है गाइज, न्यू इशू पे हमारा 4 लाख का खर्चा हो गया। ओके, अब ये 4 लैक्स का टैक्स बेनिफिट हमने नीचे क्यों नहीं कंसीडर किया, क्योंकि ये 4 लाख का टैक्स बेनिफिट आपको ईच ईयर पीएनएल में राइट ऑफ करना है, एक बार में आप इसको टैक्स बेनिफिट इसका नहीं ले सकते। ओके गाइज, अब यहाँ आ जाते हैं ओवरलैपिंग इंटरेस्ट। अब इस 3 करोड़ पे 14% के हिसाब से आपको 2 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि पहले आप नए बॉन्ड को इशू करोगे, वो पैसे आएंगे, फिर पुराने बॉन्ड को जब तक वो पैसे दोगे तो 2 मंथ का ओवरलैपिंग इंटरेस्ट हो जाएगा। तो नए बॉन्ड पे तो आप इंटरेस्ट दे ही रहे होंगे, और साथ में पुराने बॉन्ड पे भी आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो 3 करोड़ पे 14%, 2% का आपका बैठता है 7 लाख रुपए। तो पीएनएल में जैसे ही आप 7 लाख रुपए डेबिट करोगे, आपको ये 7 लाख पे 40% का बेनिफिट भी मिल जाएगा। तो ये आपको 2,80,000 का यहाँ टैक्स बेनिफिट भी मिल जाएगा। तो गाइज यहाँ पर ये आपका आउटफ्लो था, ये इनफ्लो था, ये आउटफ्लो, ये आउटफ्लो, तो टोटल आउटफ्लो आपका 53 लैक्स का हो गया, जिसमें से कुछ टैक्स बेनिफिट भी मिल गए। ये तो दो टैक्स बेनिफिट मिल गए। अब देखते हैं अनएमोटाइज इशू कॉस्ट का। देखो, दो कॉस्ट है, एक तो अनएमोटाइज इशू कॉस्ट था और एक अनएमोटाइज डिस्काउंट था। तो जो आपने डिस्काउंट दिया था वो 9 लाख की, इसकी बात कर लेते हैं। अब देखो, 9 लाख में से आपने 5 ईयर के हिसाब से आपने राइट ऑफ पीएनएल में कर चुके होंगे। अब बचा है 25 ईयर का, तो 9 लाख का 9 लाख डिवाइड बाई 30 मल्टीप्लाई बाई 25, तो ये 25 ईयर का अमोर्टाइजेशन कॉस्ट आ जाएगा। अब ये पूरा का पूरा, अगर आप नया बॉन्ड पुराना बॉन्ड खत्म करते हो, तो पूरा का पूरा जो आपका रिमेनिंग अमाउंट बचा है 9 लाख में से, वो पूरा का पूरा आपको राइट ऑफ करना होगा। तो आप जितना भी राइट ऑफ करोगे 25 ईयर्स का, उसका 40% का टैक्स बेनिफिट, दैट इज 3 लाख रुपए का आपको टैक्स बेनिफिट आज मिल जाएगा। सेम ऐसे ही आपका जो 3,60,000 का इशू कॉस्ट था, उससे में से 5 ईयर का ही तो आपने राइट ऑफ किया था, 25 ईयर का तो रह गया था। अब उस 25 ईयर का आप डायरेक्ट पीएनएल में डाल दोगे तो 40% का तो उसका भी बेनिफिट मिल जाएगा। तो एग्जैक्टली आपका जो नेट आउटफ्लो होगा आज के दिन, नए पुराने बॉन्ड से नए बॉन्ड में कन्वर्ट होने में 29,20,000 रुपये आपके लग जाएंगे। ये तो हो गई आज की कॉस्ट की, आज तुम्हारे 29,20,000 रुपये लग जाएंगे। अब रियली में बॉन्ड को कन्वर्ट करने से बेनिफिट हो रहा है। हाँ, एक जगह तो हो रहा है कि पहले ये अपना 14% का इंटरेस्ट रेट देते थे, अब कितने का दे रहे हैं, 12% का दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो इनको बेनिफिट हो रहा है। अब उसी बेनिफिट को कैलकुलेट कर लेते हैं मॉनेटरी फॉर्म में। तो कैलकुलेट इंक्रीमेंटल कैश फ्लो। अब देखो, पहले एग्जिस्टिंग सिस्टम को समझ लेते हैं, ओल्ड सिस्टम को। तो ओल्ड सिस्टम में क्या था, 300 लाख कह लो, 3 करोड़ पे आप 14% के इंटरेस्ट के हिसाब से 42 लाख रुपए का तो आपका कैश आउटफ्लो चला जाता था, प्लस एमोटाइजेशन कॉस्ट पर एनम आपकी 0.42, क्योंकि 3,60,000 पूरे 30 साल का था, तो उस एक ईयर का हो गया 0.12। और सेम वैसे ही डिस्काउंट का कॉस्ट जो आपका 9 लाख का था, उसे आप 30 से डिवाइड कर दोगे तो 1 ईयर का आ जाएगा 0.30। तो टोटल आपका खर्चा तो हो गया 42.42 का ईच ईयर। बट इसमें आपको टैक्स बेनिफिट इसमें भी मिल जाता है, तो 42.42 पे 40% का टैक्स बेनिफिट मिलता है 16.968। अब 16.968 तो रियली में आपका जो नेट आउटफ्लो हुआ है, अब याद रखना यहाँ पे मैंने 42 लैक्स लिया है, ना कि 42 लैक्स 0.42। ये बात मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताई थी कि देखो, इस ईयर में आपका, जैसे अगर मैं बात करूँ ईच ईयर में, तो ये अमाउंट तो आपने पहले ही पे कर चुके हो। हाँ, इसका टैक्स मैंने इसको अब पीएनएल में डेबिट कर रहे हो अक्रूवल कॉन्सेप्ट की, एक्रूअल कॉन्सेप्ट की वजह से, कि आपने पूरा का पूरा अमाउंट बैलेंस शीट में दिखा रखा है और ईच ईयर में उसके लाइफ के अकॉर्डिंग इसे डेबिट
करते जा रहे हो। तो ये इस साल तो डेबिट हुआ है, लेकिन इसकी पेमेंट तो हमने पहले ही कर दी है, तो ये हमारा आउटफ्लो में तो आएगा नहीं, लेकिन इसका टैक्स बेनिफिट इस साल लिया है हमने, तो ये इस साल डिडक्ट होगा। तो हमारा टैक्स बेनिफिट तो 16.968 है, लेकिन हमारा इस साल सिर्फ आउटफ्लो तो 42 लाख रुपीस ही हुआ है एक्चुअल में। तो हमारा नेट आउटफ्लो जो हुआ 25 लाख 0.032 ईच ईयर का हमारा आउटफ्लो है। जब हम नया सिस्टम अडॉप्ट करेंगे तो 3 करोड़ पे 12% का इंटरेस्ट देंगे, 36 लाख रुपए। और आपका जो कॉस्ट लगा है 4 लाख रुपए स्टार्टिंग में, उस पे ईच ईयर का आपको आपका ईच ईयर का खर्चा हो जाएगा, पीएनएल में डेबिट होगा 0.16। तो आपका ईच ईयर पीएनएल में डेबिट होगा 36.16, जिसमें से ये जो कैश आउटफ्लो है ये तो आपका रियल का है, कि ये तो आपका इस साल इंटरेस्ट आपको देना ही देना है, और ये जिस ईयर में आपने खर्चा किया है उस ईयर में जाकर पूरा का पूरा डेबिट हो गया होगा। तो ये इस ईयर, तो ये तो आपका एक तरीके का प्रोविजन है, तो ये रियल में तो आउटफ्लो हुआ नहीं। तो आपको ये 36 लाख का जो आपका इंटरेस्ट है यही आपका आउटफ्लो है, और टैक्स बेनिफिट तो आप दोनों का ही लोगे। तो टैक्स बेनिफिट है वो है 14.404। इसलिए गाइज ये 42 लाख और 36 लाख, ये आप नोटिस करके रखना कि टैक्स बेनिफिट तो आप टोटल पे ले लेते हो, लेकिन नेट फंड आउटफ्लो की बात करते हो तो आउटफ्लो में आपका 42 लाख और 36 लाख ही आएगा। तो यहाँ पे नेट आउटफ्लो हो रहा है आपका 21.53 लाख, जबकि पहले कितना हो रहा था 25.03 लाख। तो आपको ईच ईयर 3.496 लाख का फायदा हो रहा है। सो गाइस, ईच ईयर मेरे को कंपनी को 3.496 लाख का बेनिफिट हो रहा है। तो ये बेनिफिट आपको अगले 25 ईयर तक होगा। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 8% का 1 to 25 ईयर होता है 10.675, और ईच ईयर का बेनिफिट है 3.496। तो आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट आ जाएगा 37.3198 लाख। जबकि इनिशियल ईयर में आपका जो आउटफ्लो था वो 29.20, जो हमने इनिशियली सबसे पहले निकाला था यहाँ क्वेश्चन में। नेट आउटफ्लो 29.2 20,000, 29 लाख 20,000। सो गाइस यहाँ पे ये आपका आउटफ्लो हो गया और ये इनफ्लो हो गया। तो कहीं ना कहीं इंक्रीमेंटल एनपीवी जो है आपका, बॉन्ड को कैंसिल करना, पुराने को कैंसिल करना, नए को इशू करने में आपका 8.1198 लाख का आपको बेनिफिट हो रहा है, आपका एनपीवी पॉजिटिव आ रहा है। सो हैंस एनपीवी इज पॉजिटिव, रिफंडिंग ऑफ बॉन्ड्स इज रेकमेंडेड। आप ओल्ड को रिफंड कर दीजिए और नया बॉन्ड इशू कर दीजिए। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 47 की बात करूँ या 48 की बात करूँ, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। सो गाइज, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 48 भी कंप्लीट होता है।